नमस्कार दोस्तों पाचन प्रणाली में शरीर के कई अंदरूनी अंग आते हैं जो कि सभी एक ट्यूब की मदद से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पाचन तंत्र में मुंह से लेकर गुदा तक कई अंग होते हैं जिनमें कि भोजन नली, पेट और छोटी और बड़ी आंत शामिल होती है। इसके अलावा पाचन प्रणाली में लीवर, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय भी शामिल है क्योंकि ये सभी भोजन पचाने के लिए पाचक रस का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करने में मदद करता है और व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। पाचन तंत्र से जुड़े किसी भी अंग में कोई समस्या होने पर उसे पाचन रोग कहा जाता है। पाचन रोग से जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे कि सीने में जलन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह। पाचन प्रणाली से संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसीलिए आप सामान्य लक्षणों को गलती से नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि पाचन तंत्र की बीमारी का संकेत देते हैं, जैसे कि दस्त, कब्ज, पाचन प्रणाली से खून आना, रिगर्जिटेशन और निगलने में कठिनाई वगैरह। पाचन प्रणाली की बीमारी के सामान्य और गंभीर लक्षणों को समझना जरूरी होता है ताकि आप डॉक्टर को इनके बारे में ठीक से बता सकें। पाचन रोग का परीक्षण गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है और स्थिति का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर खून टेस्ट, एक्सरे और एंडोस्कोपी जैसे टेस्ट करवाने का सुझाव भी दे सकते हैं। पाचन तंत्र की बीमारी के इलाज में कुछ प्रकार की दवाएं संयोजन करके दी जाती है और मरीज की जीवन शैली में कुछ प्रकार के बदलाव किए जाते हैं। पाचन तंत्र रोग से होने वाली कुछ समस्याएं अधिक परेशान करने वाली नहीं होती, लेकिन अन्य समस्याएं गंभीर हो सकती है और अगर इनको बिना इलाज किए छोड़ दिया जाए तो ये जीवन के लिए घातक हो सकती है। तो बात की जाए कि पाचन तंत्र रोग के कितने प्रकार होते हैं, तो पाचन संबंधी कई समस्याओं और बीमारियों के समूह को पाचन तंत्र विकार या पाचन तंत्र रोग कहते हैं। लीवर, पेट, पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत और कॉलन से जुड़ी बीमारियों को पाचन तंत्र के रोग से जाना जाता है। तो पाचन तंत्र के रोगों में कुछ प्रकार की बीमारियां शामिल है, जैसे कि कब्ज, बवासीर, एनल फिशर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में छाले, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गर्ड या एसिड बाटा रोग, पित्त की पथरी, सीलिएक रोग और क्रॉन रोग। दोस्तों बात की जाए कि पाचन तंत्र की बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो दोस्तों पाचन तंत्र रोग से पैदा होने वाले लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि वे पाचन तंत्र रोग के प्रकार पर निर्भर करते हैं। पाचन तंत्र के रोग से होने वाले कुछ आम लक्षणों की बात करें तो दस्त, कब्ज या मल त्याग करने के समय में कुछ बदलाव होना, खाना खाने से पहले और बाद में पेट में दर्द महसूस होना, पेट फूला हुआ लगना या पेट में गैस बनना, उल्टी और मतली, सीने में जलन, भोजन वापस बाहर निकल आना, जीवन के शुरुआती सालों में, जीवन के बीच में या वृद्ध होने पर अपच होना, लगातार वजन घटना जिसके कारण का पता ना हो, निगलने में कठिनाई और दर्द होना, भूख में कम लगना, काले रंग का मल आना, मल में खून आना या मल के साथ बलगम और खून दोनों आना, मल त्याग करने के दौरान दर्द होना, पेट संबंधी किसी भी प्रकार के लक्षण के साथ थकावट, सुस्ती या अस्वस्थ महसूस होना। और बात की जाए दोस्तों कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो यदि आपको कुछ समस्याएं हो रही है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जैसे कि लगातार कुछ दिनों तक दस्त रहे, तो बिना कारण लगातार वजन घट रहा हो, मल में खून आ रहा हो, पेट में दर्द जो कि तेजी से बढ़ रहा हो, यदि जीवन शैली में बदलाव और मेडिटेशन वगैरह से भी आपके पाचन संबंधी लक्षणों में सुधार ना आए तो आपको डॉक्टर के पास जाकर इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। दोस्तों बात की जाए कि पाचन तंत्र रोग क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, तो पाचन तंत्र की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए पेट में अल्सर की, तो ये पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बार बार एस्पिरिन लेना, आइबुप्रोफेन लेना और अन्य सूजन और जलन की रोकथाम करने वाली दवाएं लेने से पेट में अल्सर हो सकते हैं। कब्ज की बात की जाए तो ये आमतौर पर अस्वस्थ आहार और सुस्त जीवन शैली के कारण होती है। भोजन संबंधी आदतें जो कि कब्ज का कारण बन सकती है, उनकी बात करें तो अधिक मात्रा में मीठा और वसा वाले भोजन खाना, कम मात्रा में फाइबर वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करना, भोजन में पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थ मौजूद न होना, साथ ही साथ शराब, चाय, कॉफ़ी वगैरह का सेवन करना। बात की जाए पित्त की पथरी की, तो पित्ताशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जिसे पित्त रस कहते हैं। पित्त रस शरीर में कोलेस्ट्रॉल को पचाने का काम करता है। अभी स्पष्ट रूप से पित्ताशय में पथरी पैदा करने वाले कारण का पता नहीं चल पाया है। यदि पित्ताशय से पित्त रस के बहाव में किसी प्रकार की बाधा हो रही है या फिर पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो पित्ताशय में पथरी बनने लग सकती है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारक हैं जिनके कारण पित्ताशय में पथरी हो सकती है, जैसे कि अधिक वसा वाले भोजन खाना, अधिक कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन खाना, नियमित रूप से ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनमें फाइबर कम हो,
परिवार में पहले किसी को पित्ताशय में पथरी होना, शरीर का तेजी से वजन कम होना या फिर लिवर से संबंधित कोई रोग होना। उसके बाद बात की जाए इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की, तो इस रोग में आपके पाचन तंत्र में सूजन, लालिमा और जलन पैदा हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन रोग इसी के प्रकार हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े विकारों की, तो जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैला रहे वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली में कोई विकार होने पर वो पाचन तंत्र की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नष्ट करने लग जाती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, तो जब मल त्याग करने के लिए मांसपेशियां पूरी तरह से संकुचित ना हो पाए तो इस स्थिति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। एसिड भाटा रोग या GERD की बात करें तो जब आप कुछ निगलते हैं तो भोजन नली के अंत में स्थित स्फिंक्टर खुल जाते हैं, जिससे कि भोजन और तरल पेट के अंदर चला जाता है और फिर वे बंद हो जाते हैं। लेकिन जब ये स्फिंक्टर कमज़ोर पड़ जाते हैं या असाधारण तरीके से काम करने लग जाते हैं तो कई बार बिना किसी वजह से खुल जाते हैं, जिससे कि पेट के अंदर के अम्लीय पदार्थ वापस भोजन नली में आ जाते हैं और ये अम्लीय पदार्थ भोजन नली की परत में जलन पैदा कर देते हैं और इस स्थिति को एसिड भाटा रोग कहते हैं। कई बार इस स्थिति में भोजन नली में ये सूजन और लालिमा भी हो जाती है। कुछ स्थितियां हैं जो कि एसिड भाटा रोग के विकसित होने की आशंका को बढ़ा देती है, जैसे कि मोटापा, प्रेगनेंसी, सिगरेट पीना, शराब पीना और अधिक मात्रा में चाय और कॉफ़ी लेना। बात की जाए दोस्तों बवासीर की, तो नसों में सूजन आने से गुदा के आसपास के क्षेत्र में दबाव बढ़ जाता है, जिसे बवासीर कहते हैं। और बवासीर कुछ कारणों से हो सकती है, जैसे कि मोटापा, प्रेगनेंसी, टॉयलेट में लंबे समय बैठा रहना, लंबे समय से दस्त या कब्ज होना, मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाना या फिर कम फाइबर वाले आहार खाना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पाचन तंत्र रोग से बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पाचन प्रणाली से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकती। जीवन शैली और आहार में बदलाव करके कुछ प्रकार की पाचन संबंधी समस्याएं विकसित होने से बचाव किया जा सकता है और पाचन क्रिया को सामान्य स्थिति में रखा जा सकता है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक ना पिएं, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं, धीरे धीरे खाएं या पिएं, अधिक वसायुक्त, मसालेदार और चिकनाई वाले भोजन ना खाएं, भोजन को अधिक मात्रा में ना खाएं, रात के समय हमेशा हल्का खाना खाएं, खाने के बाद तुरंत कतई न लेटें, धूम्रपान छोड़ दें, खूब व्यायाम करें और अपना स्वस्थ वजन बनाए रखें। तनाव से बचें क्योंकि तनाव आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है, जिसमें पाचन प्रणाली भी शामिल है। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। पाचन प्रणाली में समस्याएं पैदा करने वाले ज़्यादातर रोगाणु हाथ से मुंह तक होते हुए पाचन प्रणाली के अंगों में पहुंचते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूषित वस्तु मल को छू लेता है तो रोगाणु उसके हाथ पर लग जाते हैं और फिर खाने या फिर पीने के दौरान मुंह तक चले जाते हैं। तो नियमित रूप से हाथ धोने से रोगाणुओं के मुंह तक पहुंचने की संभावनाएं कम हो जाती है। और जब आपको मल त्याग करने की इच्छा होती है तो उसी समय मल त्याग करने के लिए चले जाएं। यदि आप उस समय मल त्याग नहीं करते हैं तो कुछ देर बाद इच्छा खत्म हो जाती है और मल कठोर हो जाता है, जिसे निकालने में भी कठिनाई हो सकती है। साथ ही साथ दवाओं की जांच करें, क्योंकि यदि आप नियमित रूप से सूजन कम करने वाली और दर्द कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो उनसे सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पाचन तंत्र के रोग की जांच कैसे की जाती है। तो दोस्तों पाचन तंत्र के रोग का परीक्षण करने से पहले डॉक्टर आपसे आपके लक्षणों, जीवन शैली और पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे और यदि आप किसी प्रकार की दवाएं खा रहे हैं तो उनके बारे में भी पूछेंगे। पाचन तंत्र के रोगों का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि CT स्कैन और MRI स्कैन। तो पाचन प्रणाली के सभी अंगों के आकार और उनकी जगह की ठीक से जांच करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। एक्सरे की बात करें तो सामान्य एक्सरे की बात की जाए तो आपकी पाचन प्रणाली में कहीं पर किसी प्रकार की रुकावट है तो इस टेस्ट की मदद से उसका पता लगाया जा सकता है। और बात की जाए बैरियम एक्सरे की, तो इस टेस्ट में एक्सरे करने से पहले मरीज को बैरियम नामक एक विशेष पदार्थ पिलाया जाता है और ये बैरियम शरीर के अंदर जाने पर एक्सरे की तस्वीर में सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। और इस टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि भोजन नली और पेट ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। बात की जाए पाचन तंत्र के इंट्यूबेशन की, तो इस टेस्ट के दौरान एक छोटी पतली और लचीली ट्यूब को नाक या मुंह के माध्यम से मरीज के पेट या छोटी आंत के अंदर डाला जाता है। इस टेस्ट का उपयोग पाचन संबंधी रोग के कारण का पता लगाने के लिए या फिर पेट के द्रव से सैंपल निकालने के लिए किया जाता है। स्टूल टेस्ट की बात करें तो स्टूल टेस्ट के दौरान मरीज के मल का सैंपल लिया जाता है और उसमें खून, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, पित्तरस और
कैंसर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उसकी जांच की जाती है। यदि मरीज ठीक तरह से पोषक तत्वों को नहीं पचा पा रहा है तो स्टूल टेस्ट की मदद से स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। और दोस्तों बात की जाए अल्ट्रासाउंड की, तो अल्ट्रासाउंड में मरीज के शरीर के अंदरूनी अंगों की तस्वीरें लेने के लिए ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि पाचन प्रणाली के किसी भी अंग में किसी प्रकार की असामान्यता है तो इस टेस्ट की मदद से उसका पता लग जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पाचन तंत्र के रोग का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों पाचन तंत्र की बीमारी के प्रकार के अनुसार ही उसका इलाज किया जाता है। पाचन संबंधी किसी भी समस्या का परीक्षण और इलाज डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। बिना डॉक्टर से पूछे किसी भी प्रकार की दवा नहीं लेनी चाहिए। पाचन संबंधी कुछ रोग सिर्फ जीवन शैली में बदलाव करने से ठीक हो सकते हैं और अन्य का इलाज दवाओं के द्वारा किया जाता है। अगर ये रोग दवा या अन्य उपायों से ठीक ना हो पाए तो अंत में ऑपरेशन करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। बात की जाए पेट में छाले का इलाज की, तो पेट में अल्सर के इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है और पेट में एसिड की मात्रा को कम करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज़ के इलाज की बात करें तो कब्ज़ का इलाज करने के लिए कुछ दवाएं लिखी जा सकती है, जैसे कि मल को नरम बनाने वाली दवाएं यानी कि स्टूल सॉफ्टनर्स, फाइबर के सप्लीमेंट्स और लैक्सेटिव। पित्ताशय की पथरी के इलाज की बात करें तो पित्त की पथरी से ग्रस्त कई लोगों में किसी प्रकार के लक्षण पैदा नहीं होते, इसीलिए उन्हें इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि पित्त की पथरी के लक्षण विकसित हो रहे हैं तो इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ स्थितियों में डॉक्टर ऑपरेशन करके मरीज के शरीर से पित्त को निकाल देते हैं, पित्त की पथरी को निकाल देते हैं। साथ ही साथ बात की जाए सीलियक रोग के इलाज की, तो जीवन भर पूरी तरह से ग्लूटेन यानी कि लस मुक्त आहार का सेवन करना ही सीलियक रोग के लक्षणों को जीवन भर नियंत्रित रखने का एकमात्र तरीका है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के इलाज की, तो इसके इलाज का मुख्य लक्ष्य पाचन तंत्र में आई सूजन और लालिमा को कम करना होता है, क्योंकि इससे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के लक्षण पैदा होने लगते हैं। इस स्थिति का इलाज करने के लिए पोषक तत्वों के सप्लीमेंट्स, सूजन और जलन को कम करने वाली और प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने वाली दवाएं दी जाती हैं। गंभीर मामलों में आंत के क्षतिग्रस्त हिस्से को निकालने के लिए ऑपरेशन भी किया जा सकता है। और बात की जाए एसिड भाटा रोग के इलाज की, तो आमतौर पर दवाओं की मदद से GERD यानी कि GERD के लक्षणों को नियंत्रण में रखा जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में यदि दवाएं काम ना कर पाएं या फिर आप लंबे समय तक दवाएं नहीं लेना चाहते हैं तो डॉक्टर इसका इलाज करने के लिए सर्जरी कर सकते हैं। एसिड भाटा रोग का इलाज करने के लिए आम तौर पर कुछ दवाएं लिखी जा सकती हैं, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल या राबेप्राजोल। साथ ही साथ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जिसमें कि रैनिटिडिन, निज़ाटिडिन या फिर बैक्लोफेन शामिल है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बवासीर के इलाज की, तो बवासीर के इलाज के रूप में मरीज को खूब मात्रा में पानी पीने और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। और बवासीर का इलाज करने के लिए डॉक्टर हाइड्रोकॉर्टिजोन युक्त क्रीम भी लिख सकते हैं। यदि नसों में गंभीर रूप से सूजन आ गई है तो उसके लिए ऑपरेशन करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पाचन तंत्र की बीमारी से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो पेट में अल्सर होने पर विकसित होने वाली समस्याओं की बात करें तो पेट के अंदर ब्लीडिंग होना, पेट की अंदरूनी परत में छिद्र होना या फिर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होना। बवासीर और कब्ज से होने वाली समस्याओं की बात करें तो एनल फिशर, गुदा की त्वचा में सूक्ष्म छिद्र और दरारें बनना, मलाशय में मल एकत्रित होकर कठोर हो जाना या फिर रेक्टल प्रोलैप्स और गुदा के अंदर से आंत बाहर आना। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन रोग से होने वाली जटिलताओं की बात करें तो कॉलन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाना, बड़ी आंत में फोड़ा बनना, कुअवशोषण होना और कुपोषण होना। कुअवशोषण का मतलब है भोजन में मौजूद तत्वों का ठीक से अवशोषण न होना। पित्त की पथरी से होने वाली जटिलताओं की बात करें तो कुछ लोगों में पित्त की पथरी से किसी प्रकार की जटिलता पैदा नहीं होती है, हालांकि कुछ लोगों में हो सकती है, जैसे कि पित्ताशय में सूजन और जलन, अग्नाशय में सूजन और जलन, साथ ही साथ आंतों में रुकावट। इरिटेबल बाउल डिसीज से होने वाली समस्याओं की बात करें तो उसमें है डिप्रेशन, चिंता, गंभीर रूप से दस्त लगना जिससे कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जीवन के कई पहलू प्रभावित होना, जैसे कि ठीक से जीवन व्यतीत ना कर पाना या जीवन स्तर में गड़बड़ी आ जाना। और दोस्तों बात की जाए कि पाचन तंत्र की बीमारी में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो यदि आपको पाचन तंत्र के रोग है तो आपको कुछ खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, जैसे कि प्याज, पुदीना, टमाटर या टमाटर से बने खाद्य पदार्थ, चॉकलेट, वसा युक्त और तले हुए खाद्य पदार्थ, चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ, मसालेदार भोजन, पेय पदार्थ, कॉफ़ी, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा युक्त पेय पदार्थ। और बात की जाए कि पाचन तंत्र के रोग में क्या खाना चाहिए, तो उसमें है सब्जी, अदरक, चुकंदर, शकरकंद, खीरा, फल, सेब, कीवी, केला, खरबूज, पपीता, पेय पदार्थ, नारियल पानी और नींबू पानी।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।